आज आप लोग को 20 प्रश्न का सेट आज से दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मांग था कि सर जीके भी कुछ स्टार्ट किया जाए, तो आज से लगभग 20 प्रश्न का प्रश्न जो है आप लोग को डेली मिलेगा। और आप लोग को सबसे पहले काम है कि आप लोग का जो यूट्यूब पर यह वीडियो जा रहा है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्लियर हो गया बात को? तो आप लोग का पहला काम है इसे बनाना। ठीक है, हम क्वेश्चन बोलकर थोड़ा देर हम रुकेंगे और रुकने के अर्थ में आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, रुकने का अर्थ है बनाना। आपको अगर बना लीजिएगा उसके बाद हम तुरंत इसका आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो पहला काम है आपको इसको बनाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? आप लोग तो बना लिए होंगे, आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इंद्र है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक है, पुरंदर का प्रयोग इंद्र के लिए और शिव के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद की चर्चा की जा रही है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना किया गया है? तो इंद्र के लिए लगभग 250 श्लोक की रचना इंद्र के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में अग्नि है, तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना किया गया है। क्लियर हो गया बात को? अच्छा, दूसरी बात है, अब ऋग्वेद की बात आई है तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगर सूक्तों की बात करते हैं तो सूक्त 1028 है, और श्लोक की बात करते हैं तो 10,462 है। क्लियर हो गया बात को? दूसरी बात, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या? वरुण। वरुण क्या है? वरुण समुद्र का देवता कहा जाता है। समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सोम है। ठीक है, सोम क्या है? तो वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। क्लियर हो गया? वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, अर्थात इसमें है जो आपका हुआ ऑप्शन, इसका एक सही हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? इसके बाद अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह का नेता, मोपला विद्रोह का नेता था। ठीक है, अर्थात मोपला विद्रोह का नेता कौन था? क्लियर हो गया बात को? तो मोपला विद्रोह का नेता था अली मुस्लियार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अली मुस्लियार। क्लियर हो गया बात को? आप क्वेश्चन देखें पहले, पहले देखने का अर्थ है कि आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम उसका आंसर बोलेंगे। तो मोपला विद्रोह का नेता अली मुस्लियार थे। ठीक है, और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, 1920 के आसपास में लगभग हुआ था। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। क्लियर हो गया? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो उच्चतम विधि अधिकारी मतलब राज्य का। ठीक है, आप पहले से प्रश्न को बनाइए। ठीक है, कौन सा आपका आंसर सही होता है, फिर हम इसका आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल है, ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल है, ऑप्शन नंबर सी सॉलिसिटर जनरल है, ऑप्शन नंबर डी विधि विभाग का महासचिव। ये 4 ऑप्शन आपके साथ है। ठीक है, तो आप लोग ने बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम आंसर बोल रहे हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी
एडवोकेट जनरल होता है। क्लियर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं। अब राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल हुआ है, तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत होता है और राज्यपाल नियुक्ति करता है। क्लियर हो गया बात को। और इसका जो है कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो एडवोकेट जनरल का कार्यकाल संविधान के अंतर्गत कुछ नहीं लिखा गया, अर्थात इसका कहा गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के अनुसार ही इसका त्याग पत्र होता, कार्यकाल बैठाया गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए जो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या है? भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है और जिसका वर्णन है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल है क्या? ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के कार्यों में सहयोग के लिए एक पद दिया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के कार्यों में सहयोग के लिए एक पद दिया गया है अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल का। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया गया है राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ठीक है, तो आप लोग ने इसे बना भी लिए होंगे। ठीक है, तो हम आंसर बोल रहे हैं कि राउरकेला की स्थापना जो हुआ था जर्मनी की सहायता से हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब बात आता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, और दूसरी बात आता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो लगभग 1955 में हुआ था। क्लियर हो गया, जर्मनी की सहायता से हुआ था और यह सेल के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है, सेल के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, ऑप्शन नंबर सी जापान है, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग है, इसका एक ट्रिक भी होता है, भीरुराज दुबे बोस। ठीक है, भीरुराज दुबे बोस, इसका अर्थ क्या हुआ? भी से हुआ भिलाई और र से मतलब रूस की सहायता से, भीरु भीरू हो गया। अब राज राज मतलब राउरकेला जर्मनी। ठीक है, दुबे दुबे मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन। क्लियर हो गया। बोस बोस मतलब बोकारो सोवियत संघ। क्लियर हो गया आपको? ये सारा आपका स्टील प्लांट का ट्रिक हो गया। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुआ था 1955 में हुआ, उड़ीसा में हुआ और जर्मनी के सहयोग से हुआ। क्लियर हो गया बहुत? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्न में से सबसे चमकदार ग्रह कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे चमकदार ग्रह कौन है? ऑप्शन ए मरकरी है, ऑप्शन बी वीनस है, ऑप्शन सी मार्स और ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। ठीक है, तो आपका आंसर क्या सही होता आप लोग ने बना ही लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम आंसर बोल रहे हैं इसका कि सबसे चमकदार ग्रह वीनस होता है। अब दूसरी बात है, सारा ऑप्शन आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो सारा का हिंदी जानना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए मरकरी है, तो मरकरी कहा जाता है बुध को और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। क्लियर हो गया। वीनस वीनस मतलब शुक्र हुआ, जो कि सबसे गर्म और सबसे चमकदार ग्रह भी होता है और इसको कहा जाता है पृथ्वी के निकटतम ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसलिए पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी बोला जाता है। क्लियर हो गया बात को? ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं मार्स का, तो मार्स मतलब क्या हुआ? मंगल हुआ और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? वरुण है। ठीक है, वरुण को हरा ग्रह के अंतर्गत
रखा गया है। ठीक है, आपका ये प्रश्न हो गया, अर्थात आपका जो है 5 नंबर का कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है डीसी को एसी में परिवर्तित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका है, ऑप्शन नंबर सी आपका है एसी वोल्टता को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का सबसे मतलब बड़ा बात यह जानना है कि ट्रांसफार्मर का काम परिवर्तन करना नहीं। ठीक है, तो आप लोग ने इसे बना ही लिए होंगे, तो अब इसका आंसर हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का कार्य परिवर्तन करना नहीं है, बदलना नहीं है, बल्कि क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, इसका ये काम है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। ठीक है, अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, ऐसा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए आवेश पर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन पर, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब आप लोग इसका आंसर बनाइए, तो फिर इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, लगभग सबको आंसर आ ही गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम आंसर बता रहे हैं, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है, तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में बहुत सारों को नहीं पता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के बाहरी कक्षा में, ठीक है, परमाणु के बाहरी कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो गया बात को, हम बोला कि परमाणु के बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह जो निर्भर करता है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। जैसे आप देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 और 8 होता है। ठीक है, 2 और 8 होता है। इस प्रकार 8 क्या हुआ, बाहरी हो गया, क्या हुआ, परमाणु के बाहरी कक्षा में हुआ। तो इसका अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 281 इस तरह चलता है, 281 अर्थात एक जो है इसकी बाहरी कक्षा में, अर्थात अगर पूछेगा सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1 है। क्लियर हो गया बात को, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे 8वां नंबर प्रश्न है आपको, इलेक्ट्रॉन शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग एग्जाम में ये प्रश्न देते रहता है, बल्कि रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, आप लोग ने प्रश्न सुनते ही इसका आंसर आप लोग के मन में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बारगीकी, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मजीवी और ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी लिखा गया है, गलत लिखा गया, फाइकोलॉजी होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात को, तो इसका हम आंसर बता रहे हैं कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए क्या है, वार्गिकी। ठीक है, तो वार्गिकी क्या है, तो वार्गिकी क्या है कि संपूर्ण जीवधारी को 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, संपूर्ण जितने भी जीवधारी है उसको 2 भाग में बांटा गया। अब जीवधारी मतलब क्या हुआ, संसार में ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी हैं
उसको दो भाग में बांटा गया है। यह बांटने का काम कौन किए थे? लिनियस किए थे, इसलिए बार्गिकी का पिता लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने दो भाग में बांटा था। तो दो भाग कौन कौन है? एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। ठीक है, इसलिए वर्गीकरण किए, इसलिए इसे बार्गिकी का पिता कहा गया है और इसे वार्गिकी कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? तो कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीविकी के बारे में तो आपको पता ही है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको सूक्ष्म जीविकी कहा जाता है। क्लियर हो गया बात को? तो इस प्रकार आपका 8 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा कप जो है आपको बनाना है, ऑप्शन ए फुटबॉल है, ऑप्शन बी हॉकी है, ऑप्शन सी टेनिस है, ऑप्शन डी बैडमिंटन। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है, आपको बनाना है। ठीक है, आप लोग ने इसका आंसर बना ही लिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप लोग को बनाना है। क्लियर हो गया बात को? तो इसका आंसर जो है कोपा कप का फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, यानी कोपा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है करंट क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये हाल ही का प्रश्न है। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 12 व्यक्ति सलाहकार समूह में शामिल किया गया। ठीक है, यानी आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है, उनको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 12 व्यक्तियों का एक सलाहकार परिषद का समूह होता है, उसमें इनको शामिल किया गया। ठीक है, तो इनमें कौन है? ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी डी सुब्बा राव और ऑप्शन नंबर डी जो है बीमल जाला है, उसी को बीमल जलान भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा? जल्दी से मारिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रघुराम राजन। क्लियर हो गया बात को? रघुराम राजन को 12 व्यक्तियों सलाहकार समूह के परिषद में इनका स्थान दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका 10 प्रश्न क्लियर हो गया। आगे आप 11वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 11वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है, आपका आंसर आ गया होगा लगभग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र है, ऑप्शन नंबर बी आपका है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी पुराण है और ऑप्शन नंबर डी इंडिका है। क्लियर हो गया? हम जान रहे हैं कि आपका आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर अब बोला जाए। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में देता है और लगभग लोग इसे सही मारते हैं। ठीक है, सबको याद है प्रश्न, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में करते हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, चाणक्य है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद को लिखने में मुख्य भूमिका जो लिखाए थे विश्वामित्र। ठीक है, ऋषि है विश्वामित्र जो है ऋग्वेद में योगदान दिए थे। ठीक है, ऐसे तो जानते हैं कि सारा जो है वेद जो है, वेद की रचना स्वयं जो है विष्णु भगवान खुद किए थे। ठीक है, यह विष्णु पुराण में दिखाया गया भी है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुराण, पुराण की रचना जानते हैं कि वेद व्यास किए थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पुराण की रचना किए थे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? थोड़ा सा हम ऑप्शन देने के लिए भूल चुके हैं, इसमें एक दो और ऑप्शन और पढ़ता तो आपके लिए बहुत ही संस्पेसिस क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लगभग एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है बहुत लोग इसे गलती मार देते हैं, लेकिन अब इसे गलती नहीं मारना है। ठीक है, तो भोजन का अनिवार्य अवयव आप लोग के मन में आंसर कुछ न कुछ आ ही गया होगा,
क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। यही आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो आपके मन में आंसर आ गया, जो भी आंसर आए, ठीक है। अब हम इसका आंसर बोल रहे हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ग्लूकोज की बात आता है, स्टार्च की बात आता है, तो ग्लूकोज स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन जो कि आपका है शरीर की बनावट में यह क्या करता है? मदद करता है प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन से लगभग मनुष्य को है 15% ऊर्जा प्राप्त होता है प्रोटीन से, और कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75% ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में? ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए आपका ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस है, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी है, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो आपका तो लगभग ये आंसर आ गया होगा, ठीक है। क्या मारे हैं? फ्रांस मारे हैं? नहीं। जर्मनी? नहीं, ठीक है। अमेरिका? नहीं, ठीक है। तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, और आप लोग को पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम जो इंग्लैंड में हुआ था, वह लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ था। यह लगभग अगर ईस्वी इसका माना जाए तो लगभग यह 1760 के आसपास में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसे कहता है 18वीं शताब्दी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हुआ था। क्लियर हो गया। और दूसरी बात इसका प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वस्त्र उद्योग एवं मशीनरी, ठीक है। सबसे प्रमुख जो है वस्त्र उद्योग से है, उसके बाद आता है क्रम मशीनरी का। वस्त्र उद्योग एवं मशीनरी से हुआ था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रहों का गति नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ठीक है, क्या है? ग्रहों का गति नियम किसने प्रतिपादित किया? ठीक है। आप लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी केपलर, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो अब इसका हम आंसर बोल रहे हैं, आप लोग को बन गया होगा कि ग्रहों का गति नियम किसने दिया? तो ग्रहों का गति नियम केपलर दिए। कौन दिए? ग्रहों का गति नियम केपलर दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। और कब दिए थे? तो लगभग 1600 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। ग्रहों का गति नियम केपलर ने कब दिए थे? लगभग 1600 ईस्वी में दिए थे। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस क्या किए थे? तो सौर मंडल की खोज किए थे। किसका के खोज किए थे? सौर मंडल की, ठीक है। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस किए थे, और कब किए थे? 1540 में किए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। और ऑप्शन नंबर ए के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि न्यूटन जो है गति का नियम न्यूटन दिए थे। और गैलीलियो के बारे में क्या जानते हैं? तो थर्मोस्कोप की खोज गैलीलियो किए थे, ठीक है। थर्मोस्कोप की खोज गैलीलियो किए थे, ठीक है। अर्थात 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी केपलर हो गया, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा क्या है? पुरी में रथ यात्रा। आपका प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को यह पता भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग के मन में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है?
तो पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है, भगवान का नाम आ गया तो भगवान जगन्नाथ बोलेंगे। ऐसे जो है क्या मतलब दिया गया है, किसकी स्मृति में रथ यात्रा निकाला जाता है? तो अगर स्मृति की बात करें तो माता माता सुभद्रा, ठीक है, माता सुभद्रा के नगर भ्रमण की स्मृति में। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान और बलराम जो है माता सुभद्रा को क्या कहते थे, नगर में भ्रमण करवाए थे। इसके उपलक्ष्य में क्या होता है, पुरी में रथ यात्रा भी निकाला जाता है। क्लियर हो गया बात को? अगर भगवान की नाम किया गया, भगवान का नाम बोला जाए तो भगवान जगन्नाथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, दूसरी बात अगर पूछा जाता है कि पुरी में रथ यात्रा कब निकाला जाता है, तो लगभग यह हिंदी मास के आषाढ़ महीना, क्या होगा, हिंदी मास के आषाढ़ महीना में निकाला जाता है। दूसरी बात है कहाँ निकाला जाता है, किस स्टेट में निकाला जाता है, तो यह उड़ीसा में निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? उड़ीसा में निकाला जाता है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर। ठीक है, बहुत सारे वीडियो हम जीके का भी डालने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया था संजोजी इलेक्ट्रॉन भी आया था, तो इस पर भी हम कुछ डिटेल आपका वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए पानी का घनत्व आ गया 16 नंबर क्वेश्चन, इस पर भी कुछ हम डिटेल बताएंगे। ठीक है, वीडियो बनाएंगे इस पर, क्योंकि बहुत सारे को घनत्व पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न दिए हैं। आगे कुछ मतलब समय बाद हम इसका वीडियो भी आप लोग को बनाएंगे कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरा डिटेल में चलेगा। उसमें आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बताया जाए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और लाइव क्लास की ओर रहेगा, वो लाइव क्लास में बताएंगे। ठीक है, पानी का घनत्व के बारे में भी आपका लाइव क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो ये सब का बहुत सी डिटेल जाएगा, जो कि आप लोग को फिर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 16 जो है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, जिसका आंसर आपके मन में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ठीक है, तो आप लोग ने इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आपका ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो हम इसका आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो आपका ऑप्शन आ गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। अब पानी का घनत्व क्या है, तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात को ही घनत्व कहा जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया? अर्थात अगर बोलेंगे तो किसी पदार्थ के घनेपन को यह क्या करता है, सूचित करता है। कौन? घनत्व करता है। ठीक है, अगर घनत्व की बात करते हैं तो इसका इकाई क्या है, तो इसका इकाई है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो ये कहां से बना है, तो द्रव्यमान अनुपात आयतन, यहां से आपका इसका इकाई निकलता है। ठीक है, समझ में आया बात को? तो इसका इकाई क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 16 भी क्लियर। प्रश्न नंबर अब 17 की ओर बढ़ रहे हैं। धोवन सोडा, बहुत अच्छा प्रश्न है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये आपका 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये लगभग अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग को बन गया होगा। अब हम इसका आंसर बोल रहे हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर हो गया? अगर बाई कार्बोनेट अगर मारे होंगे तो गलत है। ठीक है, बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, और धोने वाला सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2, यानी जल की मात्रा 10 होता है। ठीक है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात बोले
तो Na2HCO3 Na2HCO3 इसमें H लगता है, ठीक है। अर्थात अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो खाने वाला सोडा। याद हो गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है। तो आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है शुष्क बर्फ। प्रश्न नंबर 18 शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है आपका ये ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है। अब ऑप्शन इसका क्या है देखते हैं। ऑप्शन इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ठोस पानी, ऑप्शन नंबर बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी निर्जल बर्फ, ऑप्शन नंबर डी ठोस हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, लगभग एग्जाम में देता है और ये हल्का प्रश्न है, ये लगभग को आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ सोल्यूशन करने की बात नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहा जाता है, ठीक है। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न आपका सार्स है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है सार्स क्या है? यही प्रश्न है, सार्स क्या है? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए संगठन, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी संचार प्रणाली, ठीक है। ये आपका प्रश्न है और ऑप्शन दोनों साथ में है, ठीक है। तो ये लगभग आप लोग को बन गया होगा, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि सार्स क्या है। तो सार्स जो है विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। यह 2002 में लगभग चीन से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। यह 2002 में लगभग चीन से उत्पन्न हुआ था। कौन? सार्स है। और सार्स अंग्रेजी में लिखा था SARS, ठीक है। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये सार्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। याद हो गया। ये चीन से आया था, 2002 में इसका उत्पन्न हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। अर्थात 19 का कौन हो गया आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। 20 क्या है? 20 है ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है बहुत लंबा है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये परीक्षा में छूट जाता है जानकारी के अभाव में, ठीक है। तो आज हम लोग जान लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, फिर आपका ऑप्शन नंबर सी हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्लियर हो गया बात को? तो इसका आंसर हम बता रहे हैं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा यह ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार यह जो है दिया गया संस्था जो है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज जो है यह अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिका द्वारा है और इसकी शुरुआत जो है 1929 में हुआ था और यह जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो आपका ये 20वां प्रश्न था, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा है, आप लोग के लिए अगर यह जो है आप लोग के लिए प्रश्न अच्छा है, लाभदायक है, तो आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब के बगल में ही आपका एक लाइक बटन है, ठीक है। लाइक बटन को आप जरूर ही दबा दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही भेजें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और जिस प्रकार आप कमेंट दीजिएगा उसी प्रकार हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा ये आप जरूर भेजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा वीडियो आपको नहीं चाहिए तो हम फिर क्या करेंगे, कुछ और मेहनत करके आप लोग के सामने लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बात को? तो आप इस प्रश्न का 20 प्रश्न आप याद कर लीजिए,
फिर आपका अगले दिन आपको अलग वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका प्रश्न जो 20 प्रश्न रहेगा और सारे प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम बहुत कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रश्न मतलब ऐसा ना हो कि जो आपके लिए आवश्यक नहीं हो। सारा प्रश्न आपके लिए मतलब लाभदायक है, जो कि आपका टॉप देंगे। ठीक है, टॉप सारे एग्जाम के लिए टॉप प्रश्न देंगे, जो कि आप पढ़िए और वहां हो सकता है, संभावना है कि वह आ जाए प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि नौकरी के लिए एक ही प्रश्न आपका नौकरी देता है और आपका नौकरी बिगाड़ता भी है। ठीक है, इसलिए आपको जो है शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो देखने की आवश्यकता है, और जितना आपको डिटेल बताते हैं उसको भी आप जरूर इससे अंकित करते रहें। ठीक है, और यह वीडियो इस चैनल पर रखा रहेगा, जब इच्छा है जब आप इस वीडियो को पुनः आप देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीका से वीडियो देखा, ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगले दिन अब अगले वीडियो के साथ। ठीक है।